बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सच्ची खबर। तो दोस्तों, इसमें आपको जो वीडियो दिखाई जाती है उसमें हमारा किसी से के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर बताने के लिए कि आप इसे देखें और ना सिर्फ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि आप खुद फैसला करें कि इनमें झूठा कौन है और सच्चा कौन है। ये हमारा मकसद सिर्फ ओनली ये होता है। प्लीज़। House in order. Hamad Azhar, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं ट्रेजरी बेंचेस के हौसले को और हिम्मत की दाद देता हूं कि गुज़िश्ता रोज़ 3 घंटे कायदे हिस्ब इख्तलाफ की तकरीर सुनी, खामोशी से सुनी। आज 1.5 घंटे हमने बिलावल ज़रदारी की तकरीर सुनी, खामोशी से सुनी। लेकिन जब भी ट्रेजरी बेंचेस से कोई खड़ा होता है उनके प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए, तो जैसे काला चोर चोरी करके भागता है वैसा यह तकरीर करके भागता है। ना हौसला है, ना सब्र है, ना हिम्मत है, ना बहादुरी है कि जो अभी बातें की हैं उनका जवाब सुन सकें। जनाब स्पीकर, ये आज फाइनेंस बिल का सेशन, और अब आप देखें कि एक एक करके वो आ रहे हैं वापस शर्मिंदा होके। तो मैं आज आपसे बताना चाहता हूं कि हमने ये जो यहाँ पे अभी तकरीरें की गई, कल भी की गई, मैं यहाँ मौजूद था, आज भी की गई, कि किस तरह इन्होंने ये एक खाका खींचा कि शायद हम एक पाकिस्तान, एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान, एक बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान, दूध की नहरों से बहता हुआ पाकिस्तान छोड़ के गए, और अब हमें दोबारा मौका मिलेगा तो दोबारा पाकिस्तान को शायद उन्हीं तरक्की की बुलंदियों पे ले जाएंगे। मैं ज़रा इन्हें याद दिलाना चाहता हूँ सबसे पहले कि क्या क्या इनकी गलतियां थीं जो हमें सख्त फैसले करके दुरुस्त करनी पड़ी। नंबर 1, सबसे पहली बात, ये जो नून लीग मईशत छोड़ के गई, खुद कहते थे जाने से पहले कि हमारे बाद जो भी आएगा उसे IMF के पास जाना पड़ेगा। जाहिर है पता था कि बीमार मईशत है। सिर्फ बीमार मईशत नहीं थी जनाब स्पीकर, ये दिवालिया होने के करीब मईशत थी। यानी कि इस मईशत में इन्होंने इतनी सख्त भी नहीं छोड़ी थी कि जो हमारे वाजिबुल अदा कर्जे हैं हम वो वापस कर सकें। जब हम आए, हमें दोस्त ममालिक से मदद लेनी पड़ी पहले दूसरे महीने में, ताकि हम अपने वाजिबुल अदा हमारे कर्जे हैं वो हम वापस कर सकें और हम दिवालिया मुल्कों की फहरिस्त में शामिल ना हों। ये कहते हैं हमारी बड़ी अच्छी गवर्नेंस थी। तो फिर आपके आखिरी साल में तमाम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज
बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो ममालिक को मईशत के हिसाब से तरतीब देती हैं कि किस में कितनी जान है, सब ने इनकी मईशत को डाउनग्रेड कर दिया। और जब हम आए तो हमारे पहले साल के बाद सब ने दोबारा अपग्रेड किया। तो सबसे पहले तो ये कि हमने इनकी दी हुई मईशत, रिकॉर्ड करंट अकाउंट डेफिसिट, रिकॉर्ड कर्जों का अंबार, वो हमने वापस किया। करंट अकाउंट डेफिसिट को सरप्लस में लेके गए, दिवालिया होने से मईशत को बचाया और फिर वापस ग्रोथ पे लेके गए। जो पिछले साल की प्रोविजनल फिगर आई है ग्रोथ की, वो अल्हम्दुलिल्लाह 4% आई है। और पिछला साल जो था वो कोविड का साल, आप समझ लें। अब मैं आता हूं कि पहले ये मईशत पे कैसे गलत थे, जो मैंने आपको पूरा बताया कि एक दिवालिया मईशत तो इन्होंने छोड़ी। सारी दुनिया कहती थी कि ये मईशत दिवालिया है। हम नहीं सिर्फ कहते, सारी दुनिया कहती थी। बड़े सख्त फैसले करके हमने उसे संभाला दिया और दोस्त ममालिक की मदद से और उन सख्त फैसलों की बुनियाद पे दिवालिया से हम बचे। उसके बाद जब कोविड की फिजा आई तो इन्होंने क्या किया, एक साहब बाहर से आए, लैपटॉप खोला और उन्होंने कहा पूरा पाकिस्तान बंद कर दो, मैं नुस्खा लेके आया हूं। दूसरे साहब जो यहां पे अभी लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास ये इंपीरियल कॉलेज की स्टडी है और इस स्टडी के मुताबिक सब कुछ बंद कर दो। जनाब स्पीकर, मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगर हमने इन दोनों अफराद की बात मानी होती तो आज पाकिस्तान में महंगाई 3 गुना होती और आज हम 4 और 5% मईशत की ग्रोथ पे ना होते और आज सारी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ ना कर रही होती कि जिस तरीके से हमने कोविड को हैंडल किया। और वो क्या तारीफ है, मैं वो भी बताना चाहता हूं। मैं नहीं कहता, इकोनॉमिस्ट, लंदन इकोनॉमिस्ट जरीदा, आलमी जरीदा, उसने सारे मुल्कों की फहरिस्त निकाली कि सबसे ज्यादा जहां पे नॉर्मल सी है, यानी मामूल पे जिंदगी गुजर रही है कोविड के बाद, उन 3 ममालिक में कौन से ममालिक हैं? आप जान के हैरान होंगे कि उसमें दुनिया के अमीर तरीन ममालिक के अलावा जो पहले 3 नंबर है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम। और ये नाम इस वजह से आया कि जिस तरह हमने इनकी मईशत की पॉलिसियों को रद्द करके इस मुल्क को दिवालिये से बचाया, उसी तरह हमने इनके कोविड के नुस्खों को और इनकी कोविड की तरकीबों को और इनकी जो उस वक्त मशावरत थी उसको रद्द करके हमने एक सही रास्ता अपनाया, एक साइंटिफिक रास्ता अपनाया और एक डेटा ड्रिवन रास्ता अपनाया। आज इनको यहां तस्लीम करना चाहिए था कि इसी फ्लोर पे पिछले साल खड़े होकर ये जो कहते थे कि FIR काटो इमरान खान पे और उसकी टीम पे कि ये लॉकडाउन नहीं लगा रहा, आज सारी दुनिया हमारी इस बात को तस्लीम कर रही है और ये गलत साबित हुए हैं। इनमें अगर इखलाकी जरूरत है तो इन्हें अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए। जनाब स्पीकर, ना सिर्फ ये कि हमने दिवालिया मईशत को बताया, ना सिर्फ ये कि कोविड के दौरान हमारी मईशत 4% ग्रो की, बल्कि हमारा डेट टू GDP रेशियो, यानी कर्जे और जो मईशत का हुजम है उसका जो रेशियो होता है वो भी बाकी मुल्कों की बनिस्बत कम हुआ। बाकी मुल्कों का ऊपर जा रहा था, हमारा कम हो रहा था। यह भी एक बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट थी जिसको मैं समझता हूं कि इन्हें तस्लीम करना चाहिए। फिर इनके और कौन से ऐसे ब्लंडर थे, ऐसी गलतियां थीं जो इस तजर्बाकार हुकूमत ने सरअंजाम दी, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आके दुरुस्त करना पड़ा। सबसे पहले IPP रीनेगोशिएशन, महंगे बिजली के जो घर लगाए इन्होंने, उनसे हमने आके दोबारा उनके सौदे खोले और उनका प्रॉफिट रेट कम किया और कई 100 अरब रुपए का अब उससे पाकिस्तान को फायदा होगा। कारगिल कंपनी ने इन्हीं के दौर में $1 अरब का अवार्ड दिया, वो पाकिस्तान को अदा करना था, वो हमने खत्म करवाया। हमने वो केस लड़ा और वो हमने खत्म कराया। LNG की डील हमने की, उसी कंपनी से जिस कंपनी से इन्होंने की थी, हमने सस्ती डील की और कई 100 अरब रुपए का उससे फायदा होगा और उसके कार्गो नवंबर से आना भी शुरू हो चुके हैं। एक्सपोर्ट, जनाब स्पीकर, जो सबसे बड़ी दुश्मनी पिछली हुकूमत ने इस मुल्क के साथ की वो एक्सपोर्ट के ऊपर की। पहले $24, $25 अरब से पीपल्स पार्टी हुकूमत से एक्सपोर्ट उठाई, पहले उसको $21 अरब पे नीचे ले गए और फिर $23.8 अरब पे लाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। यानी कि 13% GDP से 8% GDP पे एक्सपोर्ट जो है वो कम होके आ गई। $25 अरब से शुरू हुए थे, मियां नवाज शरीफ साहब कहते थे मैं $100 अरब पे, $50 अरब पे लेके जाऊंगा, वो 25 की भी 23.8 पे छोड़ के चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब स्पीकर, इस वक्त 25% ग्रोथ, 30% ग्रोथ एक्सपोर्ट की हो रही है और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला $30 अरब पे हम इस साल ये एक्सपोर्ट जो है वो अपनी छोड़ेंगे। तो ये भी गलतियां इनकी हमने दुरुस्त की। आज का प्रॉब्लम,
आज ये फिर आलमी महंगाई की जद में, हमें पता है कि पूरी दुनिया में आलमी महंगाई एक हुई है। आज कल ही फाइनेंशियल टाइम्स जरीदे की रिपोर्ट है कि जो बैनुल अक़वामी अमीर मुल्क हैं, जिनके पास बड़े वसाइल हैं महंगाई से लड़ने के लिए, खरबों डॉलर हैं, वहां पे भी 25 साल की महंगाई की बुलंद तरीन शरह जा चुकी है। और कम से कम पीपल्स पार्टी को तो आलमी महंगाई पे नहीं बोलना चाहिए। अभी तो जो हमारी महंगाई की शरह है वो 10-11% है, इनके दौर में तो 25% थी जब तेल की कीमतें ऊपर गई थी, लेकिन उस पर भी आज इन्होंने पॉइंट स्कोरिंग की। लेकिन हमें मालूम है और हमें एहसास है मेरी हुकूमत को कि महंगाई जो है, वो जो एक आलमी महंगाई का सैलाब आया है वो पाकिस्तान में भी आया है। और मुझे ये भी मालूम है कि इससे हमारा जो गरीब तबका है उसको सफ़र करना पड़ रहा है। लेकिन इसकी सही तहकीक अगर की जाए तो ये वो कोविड की जो सप्लाई चेन है वो टूटी, जब कोरोना की वबा ने सारे मुल्क की फैक्ट्रियां बंद कर दी। हर मुल्क में इमरान खान जैसा लीडर नहीं था जिसने अपोजिशन के आगे खड़े होकर कहा कि मेरा मुल्क गरीब है, मेरी मईशत को तबाह ना करो, यहां लोग भूख से मर जाएंगे। कई ऐसे मुल्क थे जिन्होंने उस वक्त प्रेशर में आके अपनी मईशतें बंद कर दी, अपने कारखाने बंद कर दिए, उनकी पैदावार खत्म हो गई, और जिसके बाद एक महंगाई का सैलाब जो है वो चला आ रहा है और उसका असर अब पाकिस्तान में भी आया है। लेकिन इस असर को कम करने के लिए सबसे पहले हमने एहसास प्रोग्राम के जरिए 200 अरब से ज्यादा रकम भी तकसीम की और करोड़ों खानदानों को, लाखों खानदानों को नहीं, करोड़ों खानदानों तक ये रकम पहुंचाई। दूसरा, इस महंगाई से लड़ने के लिए जो सबसे बड़ी हमने और इनकलाबी कदम उठाया खैबर पख्तूनख्वा के कामयाब तजर्बे के बाद, वो इंसाफ सेहत कार्ड था। यानी कि हर शख्स जनाब स्पीकर, उसको 10 लाख रुपए तक इलाज कराने की सहूलत प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के अस्पतालों में मिलेगी। ये मैं समझता हूं कि हुकूमत के पैसे का बेहतरीन इस्तेमाल है। यहां पे उस पर भी पॉइंट स्कोरिंग की गई, कहा गया कि जी आप सरकारी अस्पताल क्यों नहीं ठीक कर रहे, आप ऐसे अस्पताल जिसके सामने से गरीब आदमी गुजरने का तसव्वुर नहीं कर सकता था, जहां वो अपनी साइकिल या मोटरसाइकिल पार्क भी करता था तो गार्ड उसको डांटता था। आज लाहौर में आप चले जाएं तो उन अस्पतालों में उसी गरीब आदमी का बेहतरीन मुआलिज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इलाज कर रहे हैं। और ये सिंध में नहीं हो सका। हम सिंध में करना चाहते हैं, मैं रिकॉर्ड पे कहता हूं हम सिंध में करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सिंध हुकूमत ने मावनत नहीं की, क्योंकि ये सूबाई हुकूमत के फंड से ये लिया जा रहा है। और मैं आज फिर कहता हूं सिंध हुकूमत के जो यहां पे नुमाइंदे बैठे हैं कि अपनी पॉलिसी पे नजरसानी करें। इससे बेहतर इस्तेमाल हुकूमत के पैसे का नहीं हो सकता। सेहत से बढ़ के कोई चीज नहीं होती, कोई पुल सेहत से बढ़ के नहीं होता, कोई फलूदे वाले का अकाउंट सेहत से बढ़ के नहीं होता। सेहत सबसे जरूरी चीज है। अपनी सूबाई हुकूमत जो है उसको कहें कि वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर सिंध के लोगों के लिए रकम मुख्तस करें ताकि इंसाफ सेहत कार्ड की वहां पे भी इजरा किया जा सके। जनाब स्पीकर, पिछले साल हमारी मईशत 4% पे ग्रो की, इस साल इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ये 5% के करीब जाएगी। हमारा टैक्स रेवेन्यू 30% की रफ्तार से बढ़ रहा है। इंशाअल्लाह ताला 2022 का ये जो साल है इसमें हम 6000 अरब रुपए की सतह को अबूर करेंगे एफबीआर टैक्स कलेक्ट करने की। प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट, यानी वो कर्जा जो प्राइवेट सेक्टर अपनी कारोबार के लिए लेता है, अपनी मशीनरी के लिए लेता है, उसमें 50% का इजाफा पिछले साल से 1000 अरब रुपए से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। यह भी एक बढ़ती और फलती फूलती मईशत की नवीद देता है। जनाब स्पीकर, मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि 2008 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से गुजरा। यहां पे हमारी इंडस्ट्रियल बेस सुकड़ती रही। पीपल्स पार्टी दौर में तो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा थी, उनका कोई ज़्यादा ध्यान भी नहीं था इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। मुस्लिम लीग नून के दौर में इंपोर्ट्स का सैलाब और इंपोर्ट्स का जो ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट सैलाब आया, तो इंपोर्ट्स ने हमारी मईशत को तबाह कर दिया। लेकिन जनाब स्पीकर, जब हम आए हैं आपने देखा कि हमारे दौर में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10%, 12%, 15% तक ग्रो की, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रही है। और लार्ज स्केल अब पाकिस्तान में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से हम दोबारा री इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जो है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जा रहे हैं। और आपने देखा कि इस वक्त जो इंपोर्ट बढ़ी भी है, जो सबसे बड़ी वन ऑफ द बिगेस्ट आइटम्स जो इंपोर्ट में बढ़ी हैं वो मशीनरी की आइटम्स हैं, प्राइवेट सेक्टर मशीनरी के लिए। तो ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बेहतरीन इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी का नतीजा थी। एग्रीकल्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि क्रॉप ग्रोथ जो है वो दुगनी है
मुस्लिम लीग नून के दौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्रॉप ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूं, और ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का पब्लिश डेटा है। इस साल इंशाल्लाह ताला दोबारा गन्ना, चावल, कॉटन, गंदम और मेज और चना, इनकी इंशाल्लाह ताला रिकॉर्ड पैदावार होगी अल्लाह के फजलो करम से। और मैं आपको यह भी बताऊं कि ये रिकॉर्ड पैदावार पहले जब होती थी तो इसका समर गरीब किसान तक नहीं पहुंचता था। इस मर्तबा आप देखें, हमने कानून साजी की, हमने शुगर मिल्स का कार्टेल तोड़ा, रिकॉर्ड गन्ने की फरोख्त 200, 250, 300 रुपए मन तक। जब हम आए थे तो सपोर्ट रेट 150 रुपया था और 130 रुपए भी कोई मिल वाला नहीं देता था, और कोई अफसर जुर्रत नहीं करता था कि उन शुगर मिलों के दफ्तर में जाए और उनसे ये डिमांड कर सके कि हाँ, किसान को पूरा रेट दो। आज अल्हम्दुलिल्लाह 200, 250, 300 रुपए मन जो है वो गन्ना फरोख्त हो रहा है। जनाब स्पीकर, गंदम जब हम आए थे 1300 रुपए रेट था सपोर्ट का, इस वक्त 1800 से 2000 रुपए सपोर्ट प्राइस गंदम मुकर्रर की गई। कॉटन को देख लें, 3 गुना कॉटन जो है उसकी कीमत बढ़ी। आखिर क्या वजह है कि ये कीमत बढ़ी? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने फार्मर को सहारा दिया। इसी तरह मेज और इसी तरह चने की इंशाल्लाह ताला बेहतरीन फसल होगी। और ये इस पॉइंट के साथ में आता हूं यूरिया पे। ऐसी बात नहीं है, हमें मालूम है कि यूरिया की शॉर्टेज है, इसको हम तस्लीम करते हैं, लेकिन इसकी वजह यह नहीं है कि पाकिस्तान में यूरिया की पैदावार कम हुई है। पाकिस्तान में यूरिया की 2021 में पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा पैदावार हुई है, और 2009 से लेकर पिछले 12 साल में सबसे ज्यादा सेल यूरिया की 2021 में हुई है। लेकिन जनाब स्पीकर, इशू क्या है? आलमी मंडी में डीएपी, क्योंकि 70% पाकिस्तान में डीएपी इंपोर्ट होती है, आलमी मंडी में उसकी कीमत 3 गुना बढ़ गई, तो लिहाजा फार्मर ने डीएपी की बजाय यूरिया इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। डीएपी का सब्स्टिट्यूट यूरिया नहीं है। यूरिया की डिमांड जो है वो 3:1 जो रेशियो था हमारा, वो उससे भी कम हो गया, वो उससे ज्यादा हो गया, 4:1 पे इस साल चला गया। तो यूरिया की जो डिमांड सर्ज आई है उसकी वजह से यूरिया की शॉर्टेज आई है। पैदावार जो है वो रिकॉर्ड हाईएस्ट रही है पाकिस्तान की तारीख में। हमने इस साल पहली मर्तबा पाकिस्तान में गैस फर्टिलाइजर सेक्टर की जो प्रायोरिटी ऑर्डर है काबीना ने वो चेंज किया। 1 नवंबर को जो फर्टिलाइजर प्लांट बंद हो जाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह 1 नवंबर से इस साल वो चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, और 20 से 25 हजार टन यौमिया पाकिस्तान में यूरिया की पैदावार हो रही है, और 1800 से 2000 रुपए तक की बोरी की आलमी मंडी में इस वक्त 10 से 11 हजार रुपए फी मन उसकी जो है वो प्राइस जा रही है। तो 5 गुना कम कीमत है। और ये बात दुरुस्त है कि स्मगलिंग का एक एलिमेंट आया है, लेकिन होर्डिंग का भी एलिमेंट आया है। और बिलावल जरदारी साहब कह रहे थे कि स्मगलिंग का दोष मुझे क्यों दे रहे हैं। हम स्मगलिंग का दोष नहीं दे रहे सिंध हुकूमत को, हम होर्डिंग का दोष भी दे रहे हैं साथ, कि चाहे गंदम हो जिसे चूहे खा जाते हैं, या चीनी को चूहे खा जाते हैं, या चीनी हो या यूरिया हो, तो क्योंकि सिंध के अंदर रियासत का निज़ाम इतना कमज़ोर हो चुका है, करप्शन ने उसे मफलूज कर दिया है कि वहाँ पे एक क्रिमिनल गैंग्स के लिए, आड़तियों के लिए और होर्डर्स के लिए एक हेवन बन गई है। और ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस के जरा कमेंट सुने कि वो थरपारकर के बारे में क्या कह रहे हैं, वो सिंध हुकूमत के बारे में क्या कह रहे हैं। उन्होंने चंद माह पहले ये कहा था कि ऐसे मालूम होता है कि सिंध में कोई हुकूमत है ही नहीं, लेकिन ये बहरहाल हमारा ये दोष है। अब मैं आ जाता हूं जनाब स्पीकर, जो बजट के ऊपर कायदे हिस्ब इख्तलाफ ने, और ख़ास तौर पर पहले मैं बिलावल जरदारी साहब का जिक्र करता हूं, क्योंकि उन्होंने आधा घंटा एक लिस्ट पढ़ी जो उन्हें किसी ने दी कि ये फ़लानी जगह भी टैक्स लग गया, ये फ़लानी जगह भी टैक्स लग गया। देखें, बंदे ने ज़िंदगी में कभी एक दिन भी काम किया हो, कोई कारोबार किया हो, तो फिर आपको पता लगे कि ये जितने टैक्सेस का आप जिक्र कर रहे हैं, ये सारे एडजस्टेबल टैक्सेस हैं। ये कंज्यूमर तक इनमें से 90% ने नहीं जाना। ये एडजस्टेबल टैक्सेस हैं, ये FBI इन्हें रिफंड कर देगी, ये इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन उन्हें क्योंकि नहीं बताया गया, तो उन्होंने आधा घंटा इस पार्लियामान का भी ज़ाया किया, आपका भी किया, मेरा भी किया। बहरहाल इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन ये थी, 300 अरब के जो टैक्सेस हैं जो हमने इस पे लगाए हैं, उसमें से 270 के एडजस्टेबल टैक्सेस हैं। यही वजह है कि हम उसको फिस्कली न्यूट्रल समझ रहे हैं, कि यानी कि उससे टैक्स की मिकदार नहीं बढ़ेगी, लेकिन उससे डॉक्यूमेंटेशन होगी इकोनॉमी को। और मुझे ये भी पता है कि डॉक्यूमेंटेशन के खिलाफ भी बहुत सारी लॉबीज़ हैं, लेकिन आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा जब फाइनेंस कमेटीज़ में टेक्निकल लेवल पे ये डिस्कशन हुई, तो मुझे खुशी है कि इवन कुछ अपोजिशन के मेंबरान जो थे, उन्होंने भी ये इतराफ़ किया कि वाकई ये जो टैक्सेस लगाए गए हैं ये एडजस्टेबल हैं, और इनसे इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन को फ़ायदा पहुँचेगा। जो टैक्सेस एडजस्टेबल नहीं हैं वो लगाए गए हैं लग्जरी आइटम्स के ऊपर।
महंगी गाड़ियों के ऊपर, महंगे खानों के ऊपर, सुशी के ऊपर, ऐसी चीज़ों के ऊपर जो अमीर लोग खाते हैं। और जाहिर है कि अमीर लोग जो हैं वो पाकिस्तान में उन्हें जितना वो टैक्स देते हैं उससे ज़्यादा टैक्स जो है वो देने की ज़रूरत है। अब मैं आ जाता हूँ एनर्जी के ऊपर। जो कायदे हिस्ब इख्तलाफ साहब ने कल बड़े अल्फाज इस्तेमाल किए, मनहूस हुकूमत, फ्रंट मैन, चोर, ये कल कायदे हिस्ब इख्तलाफ साहब ने अपनी तकरीर में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए। मैं उनका बड़े ही एहतराम से जवाब देना चाहता हूँ। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत में कोई ऐसा वजीर नहीं है, हमारे लीडर के चपड़ासियों के अकाउंट से 4-4 अरब रुपए नहीं निकल रहे। वो कौन है? पहले तो हम समझते थे कि ये सिर्फ आलूदे वाला और रेडी वाला तक मामला है और मुश्ताक चीनी वाले तक मामला है। ये मंजूर चपड़ासी, क्या पापड़ वाला नहीं, मंजूर चपड़ासी है वो। मंजूर चपड़ासी के अकाउंट में से आपके 4 अरब रुपए कहां से निकल आए? ये कौन से पैसे हैं? ये अभी मैं आपको बताता हूं कौन से पैसे हैं। जनाब स्पीकर, ये मैं आपको बताता हूं कौन से पैसे हैं। जनाब स्पीकर, गैस के ऊपर बात हुई और बिजली के। पहले गैस, हमारी जो सकत है इंपोर्ट करने की वो 12 कार्गोज हैं कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। कॉन्ट्रैक्ट में पर एनम भी दर्ज है मिकदार जितनी हम उनसे मंगा सकते हैं टर्मिनल से, और डेली की भी मिकदार की रकम है। हमने नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तकरीबन 9 से 10 कार्गोज जो हैं वो हमने इस साल इंपोर्ट किए। हालांकि सारी दुनिया में शदीद किल्लत है। 80 से 90% हमारी रिटेंशन रही, यानी कि हमने अपने सौदे के जो सौदे डिफॉल्ट किए वो 3 सौदे वो थे जो मुस्लिम लीग नून ने 2017 में जिनका सौदा किया था, वो 3 हमें डिफॉल्ट हुए। लेकिन उनके डिफॉल्ट करने के बाद भी 9 से 10 कार्गोज हमारे, यानी 80% से ज्यादा हमारी रिटेंशन जो है वो रही। जो मैं समझता हूं कि पूरी आलमी दुनिया में आप देखें LNG कार्गोज के हिसाब से पाकिस्तान का स्कोर कार्ड आपको सबसे अच्छा नहीं तो कम से कम बहुत अच्छा जो है वो नजर आएगा। कम से कम जो टॉप 10 मुल्क हैं उनमें नजर आएगा रिटेंशन के। मिसाल के तौर पे बरतानिया ने को कतर के सारे कार्गोज, 5 के 5 कार्गोज में से एक भी नहीं मिला, जबकि हमारे जितने कार्गोज थे हमने अल्हम्दुलिल्लाह नए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कतर से वो डबल कर लिए। एक और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, ये बड़ी एक कंफ्यूजन है जो हमारे दौर में शुरू हुई। जब सर्दियों में गैस की किल्लत आती है वो कहते हैं जी शायद ये हुकूमत इतनी मासूम थी या इतनी इनकॉम्पिटेंट थी कि इन्होंने वक्त पे LNG नहीं मंगाई, कि हमें नहीं पता कि जी सर्दियों में गैस जो है वो उसकी किल्लत होती है तो LNG ज़्यादा मंगा लें। इसका LNG से बड़ा थोड़ा ताल्लुक है। LNG बहुत महंगी है, $40 की है। यहाँ पे हम बेच रहे हैं 200 रुपए के हिसाब से गैस। एक कार्गो जो 10 अरब का आता है LNG का, वो जब हम अपनी डोमेस्टिक साइड पे डाइवर्ट करते हैं तो उसके बदले हमें सिर्फ 1 अरब रुपया मिलता है। तो हम 1 या 2% सालाना 1 या 2% से ज्यादा हम LNG डाइवर्ट कर ही नहीं सकते। ये LNG के टर्मिनल जनाब स्पीकर लगाए गए थे हुकूमत के 3 LNG के पावर प्लांट जो हैं उनको गैस पहुंचाने के लिए। इनकी कैपेसिटी भी उतनी रखी गई थी। पहले 3 महंगे LNG के पावर प्लांट लगाए गए, फिर उनको उन गैस पहुंचाने के लिए, इंपोर्टेड LNG पहुंचाने के लिए 2 टर्मिनल लगाए गए जिनको 2.5 लाख रुपया यौमिया किराया देती है हुकूमत। फिर उन टर्मिनल्स तक गैस पहुंचाने के लिए कतर हुकूमत के साथ महंगे LNG के सौदे किए गए, और इस पूरी चेन को चलाने के लिए फिर इसलिए LNG को जब हम जोड़ देते हैं डोमेस्टिक साइड के साथ तो ये नासमझ और लाइल्मी है, क्योंकि मौजूदा हालत में, मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत के पास वो कानून नहीं है जिसके तहत हम LNG को डोमेस्टिक साइड पे डाइवर्ट करें और फिर उसके बदले हम उसकी पूरी रकम भी कंज्यूमर से वसूल कर सकें। तो ये जो आपके $2.5 लाख दिन का यौमिया किराया इनके टर्मिनल्स को देना होता है, एक दिन का $2.5 लाख और 2 टर्मिनल लगे हुए हैं तो $5 लाख दिन का। तो पहले LNG के टर्मिनल बिजली घर महंगे लगाए गए, फिर उन तक गैस पहुंचाने के लिए 2 टर्मिनल लगाए गए, $2.5 लाख यौमिया दिन का किराया, $5 लाख यौमिया बन गया। फिर पीछे कतर के साथ और दूसरों के साथ महंगे मुआहदे किए गए LNG के इस पूरे प्रोसेस को पहुंचाने के लिए। और जब से हमारी हुकूमत आई है तो डंडोरा ये पीछा जाता है कि जी विंटर में इसलिए गैस की शॉर्टेज आती है क्योंकि LNG टाइम पे नहीं मंगाई जाती, हालांकि LNG का उससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि अपने उन गुनाहों पे पर्दा डाला जा सके और एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया जा सके और ये दिखाया जा सके कि पता नहीं ये टर्मिनल जो है शायद उसी के सर पे पूरा पाकिस्तान जो है उसकी गैस चल रही है, हालांकि वो तो बेसिकली उन 3 पावर प्लांट्स के लिए थे। जी अब दूसरा मैं आता हूं बिजली के ऊपर। बिजली के ऊपर भी इन्होंने बात की कि जी हम सिर्फ 1200 पे छोड़ के गए और इनके दौर में 2700 पे चली गई, 2300 पे चली गई सर्कुलर डेट। सर्कुलर डेट में इजाफा मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल में 450 अरब रुपए के करीब था पावर डिवीजन के आदादो शुमार के मुताबिक, और
इस वक्त, उस वक्त 450 अरब किराया दिया जा रहा था बिजली घरों को सालाना, आज 850 अरब सालाना किराया दिया जा रहा है इनके किए हुए सौदों की वजह से। और सर्कुलर डेट में इजाफा 450 अरब से कम होकर पिछले साल 130 अरब पे चला गया। और इंशाअल्लाह ताला इस साल हम जो स्टॉक है सर्कुलर डेट का, जो 23 अरब का खड़ा हुआ है, उसमें भी हम कमी लेके आएंगे। लेकिन जो फ्लो है, यानी जो बढ़ने की रफ्तार है, वो इनके दौर से 3 गुना ऑलरेडी कम हो चुकी है, हालांकि हम दुगना किराया दे रहे हैं। अब मैं आपको किराए की भी बात बता देता हूं। ना देखा गया कि मुल्क में बिजली किस मौसम में कितनी इस्तेमाल होती है। 2-3 महीने सिर्फ आपकी 25,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल होती है, सर्दियों में तो अब 9-10 हज़ार मेगावाट पे आ जाती है। ना ये देखा गया कि आइंदा 2030 तक कितनी प्रोजेक्शन है बिजली की खपत की। पता नहीं किस लालच के पीछे सौदों पे सौदे किए गए, कॉस्ट प्लस टैरिफ, टेक और पे, 30% रिटर्न ऑन इक्विटी, सॉवरन गारंटी, लेंगे बिजली तब भी पैसे, नहीं लेंगे तब भी पैसे, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स करके हुकूमत के हवाले, नई हुकूमत के हवाले कर दिया गया, फीते खुद काट दिए और किराया देने के लिए हमें छोड़ दिया गया। और आज सूरत हाल ये है कि 2013 में जो 180 अरब के किराए होते थे सालाना, वो 850 अरब के किराए बढ़ गए हैं। और जनाब स्पीकर, चंद साल में ये बढ़ के 2500 अरब रुपए सालाना से भी तजावज कर जाएंगे इनके किए हुए सौदों की वजह से। हमने इनमें से कोई सौदा नहीं किया। अब इसकी कीमत किसने अदा करनी है? इसकी कीमत जाहिर है आम सारिफ पे जाती है। आखिर ये जो किराए देने हैं, ये आम सारिफ ने देने हैं, और जब आप आम सारिफ से ये किराया नहीं लेते तो उतना ही आपका सर्कुलर डेट में इजाफा हो जाता है, उतना ही इजाफा आपका सर्कुलर डेट में हो जाता है। ये कहानी है सर्कुलर डेट की और इनकी मिसमैनेजमेंट की। और अगर आप इनकी बातें सुने तो आप यकीन माने कि कभी हंसी आती है, कभी रोना आता है कि किस तरह लोगों की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, किस तरह की मैनेजमेंट की गई माजी में, और आज किस तरह। और यही वो बातें हैं जो सुनने के लिए आज वो तैयार यहां पे नहीं है। यही वजह है कि वो इस हाउस से कल जब असद उमर साहब खड़े हुए गुफ्तगू करने के लिए, तब वॉकआउट किया गया। हालांकि असद साहब हमारे सीनियर लीडर हैं, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, और वो खामोशी से शहबाज शरीफ साहब की तकरीर सुनते रहे। आज जब मैं खड़ा हुआ हूं तो आपने देखा कि दोनों हजरात जो हैं वो जा चुके हैं और उनका आने का भी कोई निशान नहीं है। जनाब स्पीकर, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ये तो हो गई बजट के ऊपर बात के, जिसमें से अमूमन जो अक्सर टैक्सेस हैं वो एडजस्टेबल टैक्सेस हैं, और जो तजावीज़ आई हैं दोनों सेनेट की और नेशनल असेंबली की कमेटी से, उन पे फाइनेंस मिनिस्टर साहब गौर कर रहे हैं, और उनमें से जो कारमंद हैं इंशाअल्लाह ताला उनके ऊपर जो है वो पूरी तरह अमल भी किया जाएगा। और अगर किसी जगह पे तरमीम है, किसी जगह अच्छा मशवरा हमें दिया गया है, तो हम खुले दिल के साथ उसको तस्लीम करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं जनाब स्पीकर कि अब इन मौज़ूआत के ऊपर, ये जो आलमी मंडी के अंदर एक महंगाई का तूफान है, मुझे मालूम है कि जब से इसका असर पाकिस्तान में आया है तो कुछ लोग जिनकी सियासी दुकान बंद हो चुकी थी, उनको बेचने के लिए अब थोड़ा सा चूरन मिल गया है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जैसे ही आलमी मंडी में कीमतें नीचे आती हैं, क्योंकि अगर हम माजी में जाएं और डेटा को देखें तो जब ये कीमतें ऊपर गई हैं जिस रफ्तार से, तो उसी रफ्तार से फिर ये नीचे भी आई हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जब ये कीमतें नीचे आएंगी तो पाकिस्तान में भी ये कीमतें नीचे आएंगी, जैसे पहले भी ये माजी में जब ऊपर जाती हैं तो ये कीमतें नीचे आती हैं। पेट्रोल और डीजल अलबत्ता के पाकिस्तान में महंगा किया गया आलमी मंडी की वजह से, आज भी दुनिया के सस्ते तरीन ममालिक जहां पे पेट्रोल और डीजल मिल रहा है उनमें पाकिस्तान एक है। गैस, अलबत्ता के सर्दियों में हमें हमारी लोकल गैस फील्ड्स की डिप्लीशन की वजह से शॉर्टेज आती है, लेकिन आज भी हमने 2019 से उसकी कीमत नहीं बढ़ाई। यूरिया, अलबत्ता के किसान जो है, क्योंकि यूरिया की कीमत इतनी कम है पाकिस्तान में डीएपी के मुकाबले में, दुनिया की शायद सबसे कम कीमत हो, हमें मालूम है कि उसकी मांग बहुत बढ़ गई है, लेकिन उसकी पैदावार भी बढ़ी है और उसकी कीमत आज 5 गुना कम है बाकी सारी दुनिया से। तो ये सारे वो हकाइक हैं जो मैं समझता हूं कि बताना बहुत ज़रूरी है। बेहतर ये होता कि ये यहाँ पे बैठते, सुनते, हौसले के साथ। बड़े बड़े जुमले कसे गए, मैंने आपको बताया कि जिस तरह के जुमले कसे इन्होंने, हमने बड़े तहम्मुल से सुने, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। तो अगर ये बातें मेरी सुन लेते, गोशगुजार कर लेते, तो मैं समझता हूं कि इसमें किसी का हर्ज ना होता। लेकिन कोई बात नहीं, आम आवाम तक बात पहुंचाना, आप तक बात पहुंचाना हमारा मकसद है। वो हम इसी तरह हकाइक के साथ, इस डेटा के साथ, इन कागजात के साथ जितना ये प्रोपोगेंडा करेंगे वो करते रहेंगे। और एक और मैं बात आपको बताता चलूं कि आप जितना मर्जी शोर मचा लें, जितना मर्जी वॉकआउट कर लें, हम आपके चपड़ासियों के, आपके रेडी वालों के, आपके मुलाजमीन के अकाउंट से अरबों रुपए की बरामदगी करते रहेंगे, क्योंकि ये पैसा अवाम का पैसा है। शुक्रिया। अख्तर बेंगल साहब, प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तो ख्याल था कि कल अगर बहस इस पर चलेगी तो कल इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन आपने कहा कि आज बोलना है तो सुनाना है तो आज ही सुनाने पड़ेगी मुझे। सबसे पहले जनरल स्पीकर, साने मरी में जो वाक़या हुआ जिसमें कई कीमतें जाने ज़ाया हुई, इस पर मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से अफसोस का इज़हार करूँगा। ज़ाहिर एक कुदरती आफत है, उसमें किसी का बस नहीं चलता, लेकिन हुकूमतें भी, जिस मुल्क में हुकूमतें होती हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, और न ये पहली आफत है और ये भी मैं नहीं कह सकता कि आखिरी आफत होगी। कुदरत की आफतों का कंट्रोल या जो है दारोमदार हमारे अपने अमालों पर होता है, और बिलखुसूस हुक्मरानों के अमालों पर होता है। मेरे ख्याल में आफतें जहाँ कहीं पे भी आती हैं वो उस खित्ते या उस कौम के इम्तिहानात या उनके उस अमालों को का नतीजा होते हैं जो हमें भुगतने पड़ते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस आफत में जो कुछ जाने ज़ाया हुई हैं उनके लाकिन के साथ हम सिर्फ इज़हार हमदर्दी कर सकते हैं और अफसोस का इज़हार भी कर सकते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ कुदरत पर इस बोझ डाला जाए या हुकूमत की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं? क्या इसमें ह्यूमन एरर्स को भी हम मद्देनज़र नहीं रखना चाहिए? क्या हुक्मरानों की कमज़ोरियाँ या उसकी वो हिकमत अमली का भी जायज़ा हमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? क्योंकि हादसात जो नाअहली हैं वो जो हमेशा हादसात को जन्म देती हैं। इससे पहले भी कई वाक़यात हो चुके हैं जनाब स्पीकर, वाक़यात हो चुके हैं, कुदरती हादसात भी हो चुके हैं, हुकूमती हादसात भी हो गए हैं, हुकूमती वाक़यात भी हो चुके हैं, लेकिन उनके पीछे फिर कमेटियां बनाई गई हैं, कमीशन बनाए गए हैं, लेकिन आज दिन तक उन कमीशन और उन कमेटियों का नतीजा कोई नहीं निकला। कहीं किसी को अगर कंपनसेट किया गया है वो भी मुकम्मल नहीं किया गया है, या उन हादसात को सामने रखते हुए हमने कौन सी एहतियाती तदाबीरें इस्तेमाल की हैं कि आइंदा ऐसे वाक़यात और ऐसे हादसात ना हो। मेरे ख्याल में उसका जवाब 0/0 में होगा। चूंकि मरी का इलाका इस्लामाबाद से नज़दीक है, तो उन लवाकिन की आओ पुकार, उनकी चीखें जो है ना, इस ऐवान में भी सुनाई दी गई हैं, यहाँ के मीडिया में भी सुनाई दी गई हैं, लेकिन वो इलाके जो इस्लामाबाद से बहुत दूर हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के जजीरों में हैं या नॉर्थ पोल में है, जिस तरह के बलूचिस्तान है, या नॉर्थ पोल में उसको कहा जाए या ऑस्ट्रेलिया का कोई जजीरा हो, उसमें कई ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। कभी मैं ये नहीं कहता इस पर बहस नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन क्या वो इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? यहां पे तो कुदरती आफतें हुए हैं, वहां पे इंसानी और हुकूमती आफतें जो आई हैं उन पर कोई बहस करने के लिए तैयार नहीं है। उस पर आज तक किसी ने जो है रोशनी तक नहीं डाली, क्योंकि उन इलाकों को हमने अंधेरे की उस कुएं में धकेला हुआ है कि वहां पर आपकी कोई भी रोशनाई काम ही नहीं करती। एक ही कब्र से 250 के करीब जो है लाशें बरामद होती हैं इज्तिमाई कब्रों की, उसका कोई जिक्र नहीं होता, क्योंकि अगर उसका जिक्र होता है तो यह बात जो है कहीं दूर तक जाके पहुंचती है, और जब उस दूर तक पहुंचती है तो हम में से कोई, हम सब के जो है वहां पर जो है जल जाते हैं। उन वाकयात के पीछे उन अनासर का और उन कुव्वतों का हाथ है जो एक एक कब्र में, इज्तिमाई कब्र में जो है सैकड़ों की तादाद में लाशें गिराते हैं। सीटीडी के जो वाकयात हैं, कोयटे से आपका डिप्टी स्पीकर साहब ताल्लुक है,
रोजाना कोई एक महीना नहीं गुजरता कि सीटीडी की कार्रवाई में 19 लोग हलाक किए जाते हैं और दूसरे दिन शेष सुर्खी लगती है कि जी दहशतगर्दों का जो एक अहम गिरोह जो है मारा गया। 19 आदमी उस तरफ मारे जाते हैं, लेकिन इस तरफ एक गाड़ी का कांच तक नहीं टूटता। तो ये कैसे दहशतगर्द हैं जिनके हाथ में पत्थर तक नहीं है? ये कैसे दहशतगर्द हैं जिनके जब बरामदात होते हैं तो कहते हैं इतना बारूद बरामद किया गया है, लेकिन उन दहशतगर्दों की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बारूद का जो है एक हिस्सा भी फोड़ सकें। इतनी बंदूकें, इतने कारतूस उनसे बरामद होते हैं, लेकिन वो जाहिल दहशतगर्द ऐसे हैं कि एक गोली चलाने के भी काबिल नहीं होते और उनको जो है सीटीडी का अमला जो है ना विद इन आवर जो है सब के सब हलाक कर दिए जाते हैं। और ये सिलसिला आज का नहीं है, कई सालों से चला आ रहा है और ये चलते हुए अब कोयटे के दश्त के इलाके में बाकायदा उनके लिए एक कब्रिस्तान बनाया गया है जो नामालूम है। मिनी बजट पर जनाब स्पीकर साहब बहस हो रही है। पता नहीं इसको नाम तो मिनी मेरे ख्याल में बहुत छोटा है, इसके लिए इसको कोई और नाम दिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि मिनी तो हमेशा छोटे चीज को कहा जाता है ना। इसको क्या नाम दिया जाए? मैक्सिकन मेरे ख्याल में ये बजट, क्योंकि 17% जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने या बाकी हमारे मेंबरान ने जिस पर जो जिस अंदाज में इस पर इसका जो पोस्टमार्टम जिस अंदाज में इसका पोस्टमार्टम किया है, और कहीं से भी मैं कुछ दिनों से जो असेंबली के इजलास में नहीं था, लेकिन जो सुनता आ रहा हूं इसकी मुखालफत में ही बातें हो रही हैं, इसकी डिफेंड में जो आज तक किसी ने बात नहीं की। 17% टैक्सेस लगाए गए तमाम अशिया जरूरत पर, उसमें खाने पीने की भी अशिया हैं। सिर्फ एक चीज पर मैंने अभी तक टैक्स नहीं देखा हुआ है, वो है मौत पर। उसका जिक्र नहीं हुआ है। कफन पे तो है भाई, कपड़ा तो होगा तो उस पर, कपड़े पे टैक्स होगा तो कफन पे ही होगा, सिर्फ मौत पे नहीं, क्योंकि इस मुल्क में सबसे सस्ती चीज जो है वो है इंसान की मौत। वो बगैर मांगे आपको मिल जाती है, बगैर कहे हुए जो है, या आप पे जो है मौत खुद आपकी दहलीज पर आपका दरवाजा जो है नॉक करती है। वो भूख से भी आ सकती है, वो दहशतगर्दी से भी आ सकती है, वो इफलास से भी आ सकती है, वो हुक्मरान की गलत पॉलिसियों की वजह से भी आ सकती है। मेरे ख्याल में अगर इस मुल्क की हालत को बेहतर बनाना है तो टैक्स लगाना है तो गलत बयानी पर टैक्स लगाएं, झूठ पर टैक्स लगाएं, बदफैली पर टैक्स लगाएं, नाइंसाफियों पर टैक्स लगाएं, गलत फैसलों पर, अदलिया के गलत फैसलों पर टैक्स लगाएं, नैब के गलत फैसलों पर टैक्स लगाएं, हुक्मरानों की गलत कार्यों पर टैक्स लगाएं, अपोजिशन की गलत रायों पर आप लोग टैक्स लगाएं, तो फिर इस मुल्क की हालत जो है बेहतर बनने में के इम्कानात हैं जनाब स्पीकर साहब। क्योंकि बजट पर तो काफी साथियों ने बहस की है। मैं आऊंगा हिज़्ब रवायत बलूचिस्तान की तरफ जनाब स्पीकर साहब, क्योंकि जो महंगाई है, जाहिर है हम बलूचिस्तान के लोग भी इससे अपने आप को निकाल नहीं सकते। टैक्सेस जो लगाए जाएंगे उसका असर भी हम बलूचिस्तान पर आता है। महंगाई जो होगी, चाहे आटा महंगा हो, चाहे दालें महंगी हों, उसका असर भी पूरे मुल्क पे आ सकता है, तो बलूचिस्तान पर भी उसके लामला असरात तो होंगे ही होंगे। बेरोजगारी का बलूचिस्तान में ये आलम है जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मरकज से तो हमें रोजगार की कोई तवक्को नहीं है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत या कुदरत के वसाइल से मालामाल उस सूबे की लोगों ने माहीगिरी के हवाले से अगर अपना रोजगार खुद पैदा किया है, तो उस ग्वादर को जो कई हुक्मरान जो उसको संवारते आज उसको जो है ना मुल्क की तरक्की का जिसको जूमर बना दिया गया है, आज वो ग्वादर के लोग सरपा एहतजाज हैं बेरोजगारी के लिए।
बेरोजगारी का यह आलम है कि वहां का माहीगीर जो सदियों से उस साहिल का मालिक है, वो बगैर हुक्मरानों की इदारों की पर्ची से वो समंदर में शिकार कर नहीं सकता। बॉर्डर ट्रेड जो तमाम के तमाम बलूचिस्तान जिसकी सरहदें ईरान या अफगानिस्तान से लगती हैं, उनका दारोमदार आपकी बॉर्डर ट्रेड से है। मौजूदा हुकूमत ने उस बॉर्डर ट्रेड को भी बंद किया हुआ है। तो लोग जाएं तो कहां जाएं? रोजगार नहीं दिया जा रहा है, कुदरती जो आपकी जो रोजगार है वो छीना जा रहा है। फिर भी लोगों पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि जी आप दहशतगर्द हैं, आप जो है हजारों रुपए लेकर आप दहशतगर्दी फैला रहे हैं। तो लोग जाएं कहां? लोगों को तो कोई एक रास्ता तो दिया जाए। बिजली ना होने के बराबर है। मौजूदा जो सैलाब आया है आपके कोस्टल बेल्ट, वो ग्वादर जिसके सीपैक पे बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए गए हैं, लेकिन वहां के ग्वादर के लोगों को पीने का साफ पानी अपनी जगह पर, आज वो ग्वादर के लोग वो गटर का पानी पी रहे हैं। उस बारिश का पानी जो है, वो बारिश का पानी उनके आंगनों में, उनके घरों में जो है वो एक तालाब नुमा जो शक्ल इख्तियार कर गया है। तो कहां गए वो 65 अरब डॉलर जो ग्वादर के लिए खर्च किए गए थे? उनमें से तो हमें ना मौजूदा हुकूमत ना गुजरी हुकूमतों ने जो है वहां पर हमें आज दिन तक ये बता सके कि ये रकम गई तो कहां गई। बलूचिस्तान में तो खर्च नहीं हुई। अगर खर्च होती तो ग्वादर पर खर्च होती, खर्च होती तो सीपैक के रूट पर खर्च होती। उनमें से तो एक जो कहते हैं ना टका पैसा जो है ना वो बलूचिस्तान में खर्च नहीं किया गया। मैं आऊंगा जो अहम मसला है रेकोडेक का। जी, इस पर काफी भी बहस हो चुकी है। यह मसला आज का नहीं है जनाब चेयरमैन साहब। 2002 में 1993 में एक मुआहदा हुआ था BHP के साथ, एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी, उसके साथ हुकूमत बलूचिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से एक मुआहदा किया गया था कि इसमें 25% गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को हिस्सा दिया जाएगा, बकाया 50% जो है उन कंपनीज का होगा और 25% जो है फेडरल गवर्नमेंट का होगा। फिर ये मुआहदात होते गए, BHP ने सबलेट किया किसी और कंपनी को, और ये मुआहदा चलते चलते जो है सुप्रीम कोर्ट में आया, जिस पर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान पर ने इस पर एतराज किया। और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, और उसी सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना आप उस कंपनी का लाइसेंस मंसूख किया, और ये फिर इंटरनेशनल कोर्ट्स में मसला चला गया, आर्बिट्रेशन में गया, और उन अदालतों ने जो है इस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर एक बड़ी एक खतीर रकम जो है फाइन लगा दी। मुझे याद आ रहा है आज से 2 साल, 1.5 या 2 साल पहले वजीर आजम साहब का एक बयान कि पाकिस्तान के कर्जों का खात्मे का वाहिद हल रेकोडेक का जो है मुआहदा करके हम पाकिस्तान के कर्जे उतार सकते हैं। बाकी चीजों में जो है हमेशा नहीं, लेकिन कर्ज उतारो, मुल्क संवारो और बलूचिस्तान को लुटाओ। सुई गैस से 1953 में गैस निकली, 62 में जो है ना ये गैस बलूचिस्तान पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंच चुकी। आज दिन तक डेरा बुगटी में वो गैस नहीं। औरतें आज भी डेरा बुगटी सी और बलूचिस्तान की खवातीन आज भी लकड़ियां जलाकर अपना गुजारा करती हैं। PPL, OGDC, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम हमने सुना था, लेकिन बलूचिस्तान में इन 2 कंपनियों ने जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बदतर सूरत हाल क्रिएट की है। बलूचिस्तान के वसाइल, बलूचिस्तान का साइल, बलूचिस्तान के लोगों की मिल्कियत है, किसी PPL, OGDC की बाप की मिल्कियत नहीं है। हर हुकूमत आती है अपना उल्लू संभालने के लिए, अपने कर्जे
अपनी अय्याशियों के कर्जे चुकाने के लिए बलूचिस्तानी यतीम खाना को मिलाए कि उसके संदक के नाम पे उसके वसाइल लूटे जाएं, सुई के नाम पे उसके वसाइल लूटे जाएं, सीपेक के नाम पर हमें लूटा गया, अब रेकोडेक के नाम पर फिर हमें लूटा जा रहा है। बलूचिस्तान के वसाइल को आप लोगों ने बिल्कुल जुम्मा बाजार की तरह एक जुम्मा बाजार लगाया हुआ है कि हर कोई आकर यहां पर जो है औने पौने दान जो है बलूचिस्तान के वसाइल को लेके जाए। नहीं, आज जो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी कायम है, ये उसी नाइंसाफी की वजूहत हैं जो पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। तो खुदा के वास्ते ऐसे कोई मुआहदात ना करें और ना ही बलूचिस्तान के लोग ऐसे किसी मुआहदा का हिस्सा होंगे जब तक के बलूचिस्तान के लोगों को उस वसाइल का असल मालिक नहीं समझ जाता। हम बलूचिस्तान के लोग, चाहे किसी भी पार्टी से हमारा ताल्लुक हो, हम समझते हैं कि सबसे पहला हक उसके बलूचिस्तान के लोगों का है। संदक से जो अरबों डॉलर्स की जो है सोने, तांबे और चांदी के ज़खायर लूटे गए, आज दिन तक आपके पास हिसाब है कि कितना यहां से तांबा निकला, कितना यहां से सोना निकला, कितना यहां से चांदी निकला? नहीं, क्योंकि माल मुफ्त दिल बेरहम, माल गनीमत। क्योंकि जब कहीं कोई रियासत, कोई मुल्क किसी दूसरी रियासत और मुल्क पर काबिज होती है तो वहां के वसाइल को, वहां के माल को जो है ना माल गनीमत समझती है। तो अगर आप समझते हैं कि आप लोगों ने बलूचिस्तान पर कब्जा नहीं किया, लेकिन आप हुक्मरानों के आमाल इस बात की दलाइल देते हैं, इस बात की गवाही देते हैं कि आपने बलूचिस्तान के वसाइल को माल गनीमत समझकर 1947 से लेकर आज दिन तक लूटते रहे हैं और लूट रहे हैं। लेकिन जब तक के बलूचिस्तान के लोगों में अपने एहसासात हैं, किसी को जो है लड़ नहीं सकते हम। आप लोग ताकतवर हैं, आप लोगों के पास एटम बम भी हैं जिसका इस्तेमाल आप लोगों ने तजर्बात के तहत भी बलूचिस्तान में किया। आप लोगों के पास माशाल्लाह एक अच्छी खासी फौज है जिसने एक बार नहीं कई बार हम पर यलगार किए। हम उनसे लड़ नहीं सकते, लेकिन उनके सामने खड़े हो सकते हैं, चाहे वो वर्दी वाले हों, चाहे शेरवानी वाले हों, या जो भी होंगे, हम उनके सामने खड़े होंगे, अपने वसाइल लूटने नहीं देंगे उनको। एक बात की मैं वजाहत चाहूंगा चेयरमैन साहब, पाकिस्तान के आइन में जो हम देखते आ रहे हैं, आज भी आइन की कॉपियां हम सबके सामने रखी होंगी। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं ना, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। 5वां था, उसका तो हमने खुद जो है इसको अपने से धक्का देकर अलग कर दिया। ये 4 सूबे थे। ये सदर्न बलूचिस्तान, ये किस सूबे का नाम है जो वजीर आजम भी कहते फिरते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी कहते फिरते हैं? ये अगर सूबा है तो मुझे उस आइन की वो शक बता दें। अगर नहीं है तो क्या जो लोग सदर्न बलूचिस्तान का नाम लेकर बलूचिस्तान को तकसीम करना चाहते हैं, ये आर्टिकल 6 के ज़मरे में आते ही नहीं आते? जो कोई भी अगर इस ऐवान में भी खड़े होकर सदर्न बलूचिस्तान का